नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है देवभूमि के दंगल का और आज जिक्र मोदी की गारंटी और विपक्ष की लड़ाई। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राज्य में चुनावी घमासान तेज हो चुका है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर में विशाल जनसभा को संबोधित कर राज्य में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज कर दिया है। पीएम मोदी ने रुद्रपुर में आयोजित विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। पीएम मोदी कार्यक्रम में उपस्थित भीड़ को देखकर काफी गदगद हुए और इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों की भीड़ को कहा भी कि वो देश और प्रदेश का विकास, जनता के प्यार को वापस लौटाएंगे। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। बीजेपी का दावा है कि प्रदेश के विकास के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं केंद्र सरकार ने मंजूर की है। आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए राज्य में सियासी घमासान तेज हो गया है। मतदान के लिए बमुश्किल 15 दिन का समय ही शेष रहा है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार को तेज कर दिया है। भाजपा की चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। राज्य में भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज भी किया। पीएम मोदी ने रुद्रपुर में आयोजित विजय शंखनाद रैली को भी संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील भी की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के आग लगाने वाले बयान की निंदा करते हुए राहुल की भाषा को अमर्यादित बताया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर देश को विभाजित करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी की रैली से पहले प्रधानमंत्री से कई सवाल भी पूछे, जिसके तहत कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से अंकिता हत्याकांड, केदारनाथ में 230 किलो सोने की चोरी, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती पेपर लीक, अग्निवीर योजना पर जवाब देने की मांग की थी। हालांकि पीएम मोदी की ओर से कांग्रेस के सवालों का जवाब न देने पर कांग्रेस ने नाराजगी व्यक्त की है। वहीं अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने पीएम मोदी के खिलाफ जमकर विरोध किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार भी किया है। अपने इरादे दिखा दिए हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शाहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे? पक्की सजा करोगे? चुन चुन करके साफ कर दो। इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाइयों। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबको 400 पार का लक्ष्य दिया गया है। आप सभी के आशीर्वाद से मुझे पूरा विश्वास है कि हम नैनीताल, उधम सिंह नगर, हमारा अल्मोड़ा पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार लोकसभा 5 सीटों पर ये एक भारी बहुमत से यहाँ की 5 सीटें जीतकर 400 का जो लक्ष्य है
उसको पूरा करने में हम सहयोग करेंगे, हमारा पूरा उत्तराखंड सहयोग करेगा। बता दें कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इसी कड़ी में जेपी नड्डा 4 और 5 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे भाजपा के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा 4 अप्रैल को पिथौरागढ़ और विकास नगर में विशाल चुनावी जनसभा करेंगे और इसके बाद 5 अप्रैल को हरिद्वार में रोड शो और साधु संतों के साथ भी बैठक करेंगे। वहीं एक तरफ जहां भाजपा के स्टार प्रचारकों की चुनावी जनसभाएं शुरू हो गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची तय नहीं कर पाई है। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी की रैली से पहले पीएम से कई सवाल भी पूछे थे, जिसके तहत कांग्रेस ने पीएम से अंकिता हत्याकांड, केदारनाथ में 230 किलो सोने सहित तमाम सवालों के जवाब की मांग की थी। हालांकि पीएम मोदी की ओर से कांग्रेस के सवालों का जवाब नहीं दिया गया। देखिए, एकदम मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि की संस्कृति अतिथि देवो भव की है। प्रधानमंत्री का यहाँ पर स्वागत है। रुद्रपुर में वो जनसभा को संबोधित करके गए, लेकिन पूरा संबोधन सुनने के बाद भी निराशा हाथ लगी, क्योंकि मन की बात सुनाने का जो उनके अंदर एक भूत सवार है। इस वक्त उत्तराखंड मन की बात सुनने के नहीं, सुनाने के मूड में है। 10 साल आपको केंद्र में हो गए शासन करते हुए। आपने जो उत्तराखंड की जनता को सब्ज बाग दिखाए थे, उनका क्या? आपने अपने 5 सांसदों से एक एक गांव गोद लिवाया था, उन गांव का हश्र देखा आपने? आपने इस देश को 100 स्मार्ट सिटीज देने का वादा किया था, उसमें से एक उत्तराखंड की झोली में गिरी थी। उस स्मार्ट सिटी का हश्र देखा आपने? 2 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा के पास है और इलेक्टोरल बॉन्ड तो हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन उनके पास किस तरह के संसाधन है वो हमें पता, आप लोगों को भी पता और हमें भी पता है। हमारे तमाम वर्कर जो बूथ लेवल तक के हैं और हमारे राज्य स्टेट के सभी बड़े लीडर आज चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। समय और जो हमारे संसाधन हैं उसके अनुरूप हम लोग स्टार प्रचारक उतार करके कैंडिडेट्स की जो डिमांड है उसके अनुरूप कैंपेन को और ताकत देने का काम करें। देखो, पूरा देश जानता है 55-60 साल में कांग्रेस ने इस देश को कैसे लूटा, कैसे इस देश में भ्रष्टाचार किया, कैसे इस देश के तमाम पैसे को विदेशों में भेजा, ये पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है। इसलिए आज जो ईडी ने या इनकम टैक्स ने एक कानून के तहत उनसे कुछ प्रश्न पूछे हैं, कुछ पेपर मांगे हैं, वो जानबूझ करके उसको राजनीतिक रंग देने के लिए वो इनकम टैक्स को और अन्य जो इन्फोसिस डिपार्टमेंट है उनको वो कागज नहीं दे करके वो चाहते हैं कि हम खाते सीज के नाम पर देश के अंदर सिंपैथी अर्जित करें। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित कर राज्य में भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज कर दिया है। पीएम मोदी के बाद अब जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के तमाम अन्य वरिष्ठ नेताओं की भी उत्तराखंड में चुनावी कार्यक्रम होने हैं और ऐसे में ये तय है कि राज्य का सियासी पारा आने वाले दिनों में और भी गरमाने जा रहा है। वहीं कांग्रेस अभी तक अपने स्टार प्रचारकों की सूची तय नहीं कर पाई है और ऐसे में सवाल ये है कि क्या भाजपा की तैयारी विपक्षी दलों पर भारी पड़ेगी? उत्तराखंड डेस्क से अंकित काला की रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज चर्चा ऐसी बात को लेकर कि लोकसभा चुनाव यानी कि पहले चरण में ही उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में चुनाव होना है। 19 अप्रैल से मतदान की शुरुआत होगी और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो चरम पर नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अब चुनावी शंखनाद रुद्रपुर से कर चुके हैं और इस चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई और दूसरी तरफ विपक्ष की तैयारियों को लेकर सवाल कि आखिर विपक्ष का जो पेच है वो फंसता कहां नजर आ रहा है तैयारियों को लेकर। इसी को लेकर विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले परिचय करा देते हैं, मेहमान जुड़ चुके हैं। राजेश बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मोहन काला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, यूकेडी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रतनमणि डोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश बिष्ट जी, अब की बार
400 पार और इसी लक्ष्य के साथ जो तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि पिछली बार का अगर आंकड़े का जिक्र करें 2019 का, तो करीब 61% जो परसेंटेज रहा वोट प्रतिशत का, कुछ ऐसा ही नजर आया। और इस बार क्या कुछ तैयारी, और वो तैयारी इस वोट प्रतिशत को क्रॉस कर पाएगी? सोनी जी, आपने जो आंकड़ा दिया कि 61% के करीब हमारा वोट प्रतिशत रहा है, और एक अल्मोड़ा की अगर मैं आपको बात बताऊं तो वहां 71% हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारे लोगों ने अजय टम्टा जी को स्वीकार किया है, और तीसरी बारी वो मैदान में पुनः है। मेरा ये मानना है कि इस समय देश राममय हो चुका है, भारतीय जनता पार्टीमय हो चुका है, और राष्ट्र हित में जनता ने यह तय किया है कि तीसरी बारी भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मौका देने वाले हैं, और 400 प्लस का जो हमारा लक्ष्य है वो निश्चित रूप से हम बहुत आसानी से पार करेंगे। और उत्तराखंड के अगर मैं बात करूं तो खासतौर पे 500 सीटें हम बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। बस लक्ष्य हमारा यह है कि जो पिछला 70-71% लोगों ने हमको मतदान दिया है उस पे हम खरे उतरे हैं, और उन्हीं चीजों को लेके आज हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि हर एक ब्लॉक में, हर एक बूथ में, बल्कि हम लोगों ने पन्ना प्रमुख की जो विशेष भूमिका रहती है उस पर भी बड़ी मजबूती के साथ काम किया है, और हर एक पन्ना प्रमुख अपने ब्लॉक के अंदर, अपने गांव के अंदर, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के द्वारा जो विशेष कार्य, जो लोगों के हितों के कार्य इस प्रदेश के अंदर किए जा रहे हैं, उसकी संरचना लोगों तक पहुंचाई गई, और लोग विश्वास कर रहे हैं मोदी जी की गारंटी पे, और निश्चित तौर पर हम 500 सीटें बड़ी अच्छे मार्जिन के साथ जीतने वाले हैं। ठीक बात है। रुद्रपुर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब उन वादों की पूरी होने की गारंटी, और इस गारंटी पर जनता कितना विश्वास करती है, ये नतीजे आने के बाद ही, रिजल्ट आने के बाद ही, यानी कि 4 जून को ही स्पष्ट हो सकेगा, क्योंकि इस बार जो दंगल है ये चुनौतीपूर्ण है। विपक्ष की तैयारियां, हमारे साथ मोहन काला जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। रुक कर लेते हैं, क्योंकि जो 2019 में वोट परसेंटेज रहा या प्रतिशत रहा, उसको कितनी मात देने की तैयारी है विपक्ष की, क्योंकि हर कोई, मुझे लगता है, ये जानना चाहता है। देखिए, कांग्रेस पूरी मुस्तैद है, कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ इस लोकसभा चुनाव में जो है सोनी जी, पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो है जनता के बीच में बना हुआ है। जनता के हमारे जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं प्रदेश के, वो जनता के बीच में निरंतर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 सालों का जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं, विशेषकर जो उत्तराखंड के लोगों के साथ जो विकास के नाम पर और चेहरे के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में जो उत्तराखंड की जनता को छलने का काम किया, ठगने का काम किया, जो निराशा जनता के हाथ लगी है, उन सारी चीजों को लेकर जो है कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक पदाधिकारी जनता के बीच में लगातार बना हुआ है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार आप देख रही होंगी, हमारी 5 लोकसभा सीटों के जो प्रत्याशी हैं वो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ और नेताओं के साथ अपनी अपनी विधान लोकसभाओं में जो है, पहाड़ से लेकर मैदान तक पूरी विधान लोकसभाओं में जो है जनता के बीच में इन जन विरोधी नीतियों को लेकर जनता से संवाद करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और जनता, और जिस तरीके से सोनी जी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा और टिहरी लोकसभा के एक क्षेत्र में जहां पर इनके कैबिनेट मंत्री और वहां की सांसद राजलक्ष्मी शाह को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ता हो, देहरादून राजलक्ष्मी शाह का तो कहना है कि जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अब वो बात अलग है कि जोत सिंह गुनसोला जो है आपके आपको जानकारी होगी सोनी जी, तो अब से 3 दिन पहले देहरादून के गंगोड़ा गढ़ीकेंड क्षेत्र में पूर्व सैनिकों द्वारा जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री और राजलक्ष्मी शाह जी को खदेड़ा गया, वहां नारे लगते हैं, उनको वापस भेजा जाता है, तो ये बहुत कुछ बताने के लिए है। उनका गोद लिया गांव, बोन गांव, वो बोना रह गया। पिछले 10 सालों में गांव में गए ही नहीं, वहां के लोग विरोध कर रहे हैं। क्यारा गांव गोद लिया गांव, आज उस गांव जो है, आप देखिए सोनी जी कि देहरादून की टिहरी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, विधानसभा है सहसपुर, और उस सहसपुर में पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के सहदेव पुंडीर जी, और पिछले 12 सालों से राजलक्ष्मी शाह जी जो है वो सांसद की भूमिका निभाने का काम कर रही हैं। पर अगर मैं देहरादून के हाथी पांव पर बात करूं तो वहां के गांव के लोगों ने बैनर लगाए हैं बहिष्कार के, चुनाव बहिष्कार के, रोड नहीं तो वोट नहीं। मिसराज पट्टी जो सहसपुर का गांव है,
वहां सहसपुर के गांव के मिसराज पट्टी के लोगों ने बैनर लगाए में रोड नहीं तो वोट नहीं, पानी ठीक नहीं है। तो वोट नहीं। तो आप समझ सकती हैं कि इन्होंने किस तरीके का विकास किया है और जनता सीधा सीधा सवाल कर रही ठीक है। है, पहली इस बात बात तो का ये जवाब है। ले और लेते इन हैं सारी राजेश जी चीजों- से। इसके बाद रतन मणि जी दिख रहे हैं। रतन मणि जी का रुख करेंगे। राजेश जी, जो गोद लिए गांव हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि आखिर उनकी स्थिति को, उनकी जमीनी हकीकत का क्यों नजरअंदाज किया गया पक्ष की तरफ से। जो गोद लिए गांव हैं उनको क्यों अनदेखा किया गया? निजी, सबसे पहले मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी सबसे पहले तो अपने गृह कलेश से बाहर निकले। कि हमारे जहां पे कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं, पहले देखें कि इनके पास जो कैंडिडेट हैं वो आ कहां से रहे हैं। वो कैंडिडेट तैयार ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। हरीश रावत जी को पार्टी को ब्लैकमेल करके कहना पड़ रहा है कि अगर आप मेरे बेटे को टिकट नहीं देंगे तो मैं यहाँ पे पार्टी छोड़ूंगा और बहिष्कार करूंगा कांग्रेस पार्टी का। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक छोटी सी आरटीआई का जवाब देता हूँ। ये एक आरटीआई है मैडम, इसकी डेट अगर आप देखेंगी, या आज की आरटीआई मेरे पर रिप्लाई आया है, ये आरटीआई में मैंने जवाब क्या मांगा है आपको बता देता हूँ। मैंने चंपा जिले के अंदर एमएलए एलईडी फंड से मुख्य विकास अधिकारी से पूछा कि भाई साहब आप ये बताइए जो विधायक निधि है पैसा खर्च कहाँ हुआ है और किसने कितना पैसा खर्च किया। मैं बड़ी हैरानी के साथ आपको बता दूं, इस जिले से 2 विधायक हैं, एक आदरणीय मुख्यमंत्री जी विधायक है और एक खुशहाल सिंह अधिकारी जी विधायक है जो कांग्रेस पार्टी है। विधायक हमारे पुष्कर सिंह धामी जी को 5 करोड़ का बजट मिला, जिसमें से उन्होंने 4 करोड़ 95 लाख रुपए की योजनाएं दे दी हैं। ये मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं आपको। और इनके विधायक द्वारा पूरे फाइनेंशियल ईयर में 57 लाख रुपए की योजनाएं दी गई। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि ये जनता के द्वारा दिए गए पैसे का इस्तेमाल लोगों के लिए करते हैं या नहीं करते हैं। एक तरफ इन्हीं के दूसरी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी 5 करोड़ को पूरे फाइनेंशियल ईयर में खर्च करते हैं लोगों के काम के लिए, और इनके विधायक, कांग्रेस के चुने हुए विधायक जो वादे करते हैं कि हम लोगों के लिए काम करेंगे, हमें मौका दीजिए, और 5 करोड़ से केवल 45 लाख रुपए खर्च ठीक करते है, हैं। रतन मणि जी का रुख कर लेते हैं। रतन मणि जी की प्रतिक्रिया भी बेहद मायने रखती है। राजनीतिक विश्लेषक हैं रतन मणि डोभाल जी। आप देख पा रहे हैं रुद्रपुर में आप चुनावी शंखनाद किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी आपने बखूबी सुना होगा। 19 अप्रैल को मतदान है इन 5 लोकसभा सीटों को लेकर, और रुद्रपुर में जो वर्तमान योजनाएं हैं सरकार की उनका जिक्र करने के साथ साथ भविष्यवाणी भी करके वो इस चुनावी मंच से उन्होंने अपने संबोधन में जिक्र किया कि मुफ्त बिजली मिलेगी। क्योंकि हमेशा से जो एक राजनीति रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मुद्दों के आधार पर, और विपक्ष के जो मुद्दे हैं, क्या वो मुद्दे प्रभावी हो पाएंगे? जनता का विश्वास विपक्ष जीत पाएगा, मात दे पाएगा? कितनी तैयारी नजर आ रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी आए हैं, अपने चुनाव का शंखनाद उन्होंने किया है जैसे आप ही बता रहे हैं, और लगभग 2 लाख करोड़ के परियोजनाओं के विकास योजनाओं की बात भी उन्होंने की है। और दूसरी एक जिसको उन्होंने बदल दिया है, अब वो गारंटी में आ गए। पहले वो रेवड़ी कहते थे, तो एक रेवड़ी की है जो बिजली फ्री देने वाले है, और जो लोग दे रहे थे उनको वो रेवड़ी बता रहे थे। इसका प्रधानमंत्री तो बहुत ही जबरदस्त ढंग से विरोध करते रहे हैं इसका। जो लोगों को कुछ दिया जाना है उसका विरोध करते रहे, लेकिन वो चलिए बहुत अच्छा, अगर वो दे रहे हैं। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, और ऊर्जा प्रदेश में हम तो ये मांग करते रहे हैं कि भाई उस प्रदेश में लगातार बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को आप सस्ती बिजली तो दीजिए, सस्ता पानी दीजिए, सस्ती बिजली दीजिए। दोनों चीज हमारे पास हैं, अन्य जगह कहीं इसका अभाव है लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन वो देने जा रहे हैं तो वो स्वागत योग्य बात है, कोई वो नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने उसको सवाल को छुआ नहीं, जो उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार की नदी गंगा जो बहाई जा रही है विकास योजनाओं के नाम पर, जो केंद्र की जो भी योजनाएं हैं उनके योजनाओं पे जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर भ्रष्टाचार की बात की उन्होंने। कांग्रेस के भ्रष्टाचार की सबकी होनी चाहिए, कांग्रेस ने भी किया है तो वो भी गलत है। लेकिन आपकी सरकार है 7 साढ़े 7 साल, उसका जो केंद्र की जितनी योजनाएं हैं
कोई एक योजना अगर उठा के आप देख लीजिए जिसमें भ्रष्टाचार ना, वो करोड़ों की योजनाएं हैं और करोड़ों का उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। वो उसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। अगर वो करते हैं तो यहाँ जो वहाँ मुख्यमंत्री भी थे, अन्य भी लोग थे, तो वो उस पर गौर करते कि भाई ये सब हो रहा है। और ये सवाल उठ रहे हैं, आप समाज कल्याण वेलफेयर स्कीम में उसका पैसा आप खर्च नहीं कर पा रही है सरकार, और लोग एक एक पैसे के लिए, और कोई पेंशन के लिए, कोई विधवाएं हैं उनके चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ये सरकार पैसा नहीं खर्च कर रहे, उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। आपके जो विधानसभा, जो राज्य की विधानसभा है, उसको चलाने के लिए जो कर्मचारी आपने रखे वो भी भ्रष्ट तरीके से रखे, और वो उसमें भी खरीद हुई है। जो ये भर्ती घोटाले हुए हैं, इन घोटालों पर प्रधानमंत्री देश भी जानना चाहता है, हम भी जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उस मुद्दे को छेड़ते हैं, ताकि उत्तराखंड की जो छवि है पहले दुनिया में, हमको और कुछ भी नहीं, हम भूखे भी रहे हों, लेकिन हमारे जो ईमानदारी की जो छवि थी, उस छवि को दाग किया जा रहा है पूरी दुनिया में कि गढ़वाल के लोग, हम लोगों को तो पूरी दुनिया में ईमानदारी के लिए गढ़वाल को, उत्तराखंड को जाना जाता है। और ये इनसे व्यवस्था ने, इस भ्रष्ट व्यवस्था ने, ये इनके कारणों से वो पूरा उत्तराखंड की छवि खराब हो रही है। इस पर अगर प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री ने अभी आए थे हमारे उत्तराखंड में, 3.5 लाख करोड़ का वो किया, उन्होंने इन्वेस्टर समिट किया। उससे पहले त्रिवेंद्र रावत ने 1,25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। कहाँ है वो पैसा? चलिए पूछ लेते हैं राजेश बिष्ट जी से, पूछ लेते हैं। गंभीर आरोप है राजेश बिष्ट जी, जो भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, यानी कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करती है, ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आता है विपक्षी नेताओं के खिलाफ, वही उसी पर ये आरोप लग रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, रतनमणि भट्ट जी मुझे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक लग भी रहे हैं, और जितनी उनकी आयु उस हिसाब से मैं उनका बड़ा आदर भी करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने इतने सारे भ्रष्टाचारी बातें बताई, उन्होंने कहा यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा, वहाँ आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या इतने वरिष्ठ साथी ने कभी लिखित में ये शिकायत कहीं दर्ज कराई कि आप ये कार्रवाई होती है, या कोई कमीशन में या किसी शिकायत के तहत इन्होंने कहीं लिखित में देने का प्रयास किया कि सरकार ये काम करिए जो आज ये मीडिया के सामने कहना चाह रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने केवल राष्ट्रीय योजनाओं की बात यहां आके नहीं करी कल रुद्रपुर में। उन्होंने जब पीएम आवास की बात करी तो उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के अंदर 85,000 मकान उन्होंने असहाय और गरीब परिवार के लोगों को देने का काम। उन्होंने जल जीवन मिशन की बात करी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 12 लाख परिवारों को पानी के कनेक्शन दिए। जब उन्होंने हर घर में शौचालय की बात करी तो उन्होंने आंकड़ा पेश किया कि 5.5 लाख परिवारों को उन्होंने शौचालय देने का काम किया। जब उन्होंने उज्ज्वला योजना की बात करी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 5 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गरीब और असहाय परिवारों को फ्री गैस का सिलेंडर देने की बात करी। जब उन्होंने जनधन योजना की बात करी, ठीक है, वो तमाम योजनाएं जो जनहित में सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं और इसी लिहाज से चलाई जा रही हैं राजेश जी कि उसका फायदा सीधे तौर पर आम जनता को मिले। भविष्यवाणी भी की चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान कि भाई मुफ्त बिजली मिलेगी अगर हम एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं। तो फिर स्थितियां क्या है, क्योंकि विपक्ष का यह भी कहना है कि अब उत्तराखंड की जनता मन की बात सुनाना चाहती है। उत्तराखंड की जनता को असल मायने में जरूरत क्या है, क्या उस जरूरत को ध्यान में रखा जा रहा है? सोनी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर हम लोगों ने घोषणा पत्र तैयार करने से पहले प्रदेश के सभी नागरिकों से जगह जगह पे सुझाव पेटिका के माध्यम से सुझाव मांगे थे, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें 3.5 लाख के करीब सुझाव मिले और वो सुझाव पेटिका मीडिया के माध्यम से सबके बीच में खोली गई। और जो उनके सुझाव हैं, जो केंद्र के लिए निर्देशित सुझाव थे वो केंद्र को भेजे गए, जो प्रदेश के लिए निर्देशित सुझाव थे प्रदेश को भेजे गए। और जब घोषणा पत्र बनकर आएगा तो आपको दिखेगा कि उसमें से किन चीजों को हमने लोगों की सहमति और उनकी किस वैल्यू की परसेंटेज के साथ हमने कितने उन सुझावों को कितनी वरीयता मिलेगी, या घोषणा पत्र में कौन कौन से मुद्दों को शुमार किया जाएगा, वो फिलहाल देखना होगा। क्योंकि सुझाव में क्या पहाड़ की जो अव्यवस्थाएं हैं उनका जिक्र किया गया, या पलायन का जिक्र किया गया, बेरोजगारी का जिक्र किया गया, क्योंकि लगातार अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। तो क्या पेपर लीक का मामला भी उठाया जा रहा है? तो क्या ये तमाम मुद्दे उन सुझाव में शुमार किए गए हैं और क्या इन्हें घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा? कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं मोहन काला जी का।
मोहन काला जी, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह तो रहा है कि हम पूरा तैयार हैं, क्योंकि जो पक्ष की तरफ से जो वादे किए गए उन वादों पर खरे नहीं उतरे, तमाम इस तरीके के आरोप। और क्या क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी का जो फंडा है अपना केंद्रीय मुद्दों को आधार बनाकर, उन्हीं मुद्दों के आधार पर वो जनता के बीच में जाते हैं, क्या लगता है कि आपके जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, आप क्षेत्रीय मुद्दों को आधार बनाएंगे, जनता उन पर विश्वास करेगी, बीजेपी के उन केंद्रीय मुद्दों को टक्कर दे पाएगा विपक्ष? सोनी जी, पिछले 10 सालों में 2014 और 2014 में प्रधानमंत्री जी ने इसी उत्तराखंड में आकर उत्तराखंड के जनमानस से बातें करी, उत्तराखंड के पानी और जवानी पर बात करने का काम किया। उसके बाद 2019 में भी प्रधानमंत्री जी ने आकर यहाँ पर जो जुमलों की बरसात करी और उन जुमलों से फिर उत्तराखंड की जनता को छलने का काम किया। पर इस बार अगर सोनी जी इस लोकसभा चुनाव में अगर आप एक सबसे महत्वपूर्ण चीज देख रही होंगी तो इस बार की जनता वही चेहरा होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों से इन्हीं स्थानीय मुद्दों पर, जिन स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस लड़ने का काम कर रही है, जिन स्थानीय मुद्दों को कांग्रेस ने सदन से लेकर सड़क तक उठाने का काम किया, उन्हीं मुद्दों पर आज जनता बात कर रही है। आज जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ रही है कि भैया रोड कहाँ है, हर घर हर नल के तहत जो आपने टोटियां लगाई और पानी आज तक नहीं आया। मेरे भाई राजेश बिष्ट जी भी बात कर रहे थे, इन्हीं के अल्मोड़ा में मृत व्यक्ति के नाम पर जो है हर जल हर घर परियोजना में जो है मृत व्यक्ति के नाम पर कनेक्शन हो गया, पता ही नहीं चला। आप ये देखिए कि अल्मोड़ा के लोगों ने हर जल हर घर परियोजना के घोटाले को उजागर किया, उस पर जांच बैठती है पर जांच की रिपोर्ट आज तक नहीं आती है। आप देखिए कि उज्ज्वला में 9 करोड़ लोग आप रिफिलिंग नहीं करा रहे हैं, 9 करोड़ लोगों ने उज्ज्वला को लेकर घर में सजाने का काम कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। आप देखिए कि कल देश के प्रधानमंत्री जी जब रुद्रपुर में भाषण देने का काम कर रहे थे तो उनके भाषण में वही पुरानी जो 2014 और 2019 में चीजें थी वही देखने को मिली। अरे आपने क्यों नहीं अग्निवीर योजना पे बात करने का काम किया? आपने क्यों नहीं उत्तराखंड की बेरोजगारी पर बात करने का काम किया? राजस्थान के घोटाले तो आपको दिख जाते हैं, बंगाल के घोटाले तो आपको दिख जाते हैं, हिमाचल के घोटाले तो आपको दिख जाते हैं, पर इसी उत्तराखंड के अंदर 20 से ज्यादा घोटाले धाकड़ धामी जी और त्रिवेंद्र जी के राज में हुए, आप उस पर बात नहीं करते हैं। आप यूके ट्रिपल एससी पर मोदी जी ने बात नहीं करी, यूके एसएससी पर मोदी जी ने बात नहीं करी। 908 बहन बेटियां इसी प्रदेश से एनसीआरबी के डाटे ने कहा कि 908 बहन बेटियां गायब हो गई, आज तक वो नहीं मिली, पर उन पर बात नहीं करी। 872 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं इस प्रदेश में हो गई, उस पर आपने बात नहीं करी। आप कह रहे थे कि देश तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है, अरे इसी देश की तीसरी अर्थव्यवस्था में मणिपुर के अंदर महिलाओं को नग्न घुमाया गया, पर आपने एक शब्द बोलने का काम नहीं किया। इसी उत्तराखंड के अंदर बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज होता है, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कहते। मोदी कानून लाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने लाने का काम किया है, और खास तौर पे मैं कहूं इस प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी ने सारी चीजों को आंकलन में रख के इतना सख्त कानून लाने की उन्होंने जो लाए हैं, उससे लोगों को ये जरूर समझ आया कि अगर हम लोग इस तरह का कोई गलत काम करेंगे तो जरूर हमें इसकी तगड़ी सजा मिलने वाली है। इन्होंने महिलाओं की बात करी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 30% सरकारी नौकरी में आरक्षण की अगर बात करते हैं, 33% इस राजनीति में अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसका उदाहरण हमने एक अपनी 5 लोकसभा सीटों में से एक महिला को लोकसभा की दावेदारी और प्रत्याशी बना के पेश किया, जबकि इनकी 5 सीटों में अगर आप देखें तो एक भी महिला नहीं है। तो महिला विरोधी हम है या ये है, आपके सामने है। तीसरी बात, इन्होंने गैस सिलेंडर का एक आंकड़ा दिया, मैं बड़ा हैरान हूं कि हमारे इतने विद्वान साथी ने 2 करोड़ गैस कनेक्शन की बात करी है। 1.25 करोड़ तो इस प्रदेश की आबादी है, कहां से 2 करोड़ गैस कनेक्शन देने की बात कर रहे हैं? हमने तो 5 लाख का है, 2 करोड़ का आंकड़ा कहां से उठा के लाए? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 140 करोड़ की जनसंख्या है साहब, 140 करोड़ की। हम उत्तराखंड को लेकर बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड मैं उत्तराखंड पे नहीं, आपके देश के प्रधानमंत्री जी ने, अगर आप कल सुन रहे होंगे तो उन्होंने देश की बात करी, प्रदेश के साथ साथ देश के मुद्दों पर बात करी। मैं 9 करोड़ का आंकड़ा आपको पूरे देश का दे रहा हूं, प्रदेश में तो आंकड़े, अगर आप प्रदेश के आंकड़ों पर आएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल आपने उनकी जो सभा थी उनके संबोधन को ठीक से नहीं सुना, और स्थानीय मुद्दों पर तो, और अगर सोनी जी आप देखिए कि स्थानीय मुद्दों पर उन्होंने बात करने की बात नहीं करी, उन्होंने जितने उनके मुद्दे थे वो सारे केंद्र के मुद्दे थे, केंद्र के मुद्दों पर बात करने की बात करी। भैया राजेश जी मुझे एक बात बताइए, पिछले 7 सालों से प्रदेश में किसकी सरकार है? पिछले कहिएगा, मैं पूरी बात सुनूंगा।
मैं आपकी पूरी बात सरकार है, क्योंकि आपने बिजली देने का काम किया। आज सबसे ज्यादा महंगी बिजली आपकी बात को पूरी सुनूंगा, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, मैं आपकी बात को पूरी सुनूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जल्दी से अपनी बात को पूरा कर लीजिए राजेश जी, रतन मणि जी का रुख करेंगे जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा अपनी बात पूरी करना चाह रहा था जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ऐसे नेताओं में से हैं जो अपने को इस देश का नेता नहीं मानते, इस देश का प्रधान सेवक मानते हैं। वो किसी परिवार के या इस देश के शहजादे नहीं है कि जिन्हें किसी तरह के प्रोटोकॉल के तहत लोगों के बीच में या लोगों को अपना बनाने के में कोई संकोच होता हो। वो जब बात करते हैं तो लोगों को अपना बना के कहते हैं और उन्हें एहसास दिलाते हैं कि पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति बैठा हुआ है उसको भी मेरा वही आदर सम्मान है जो मेरे साथ मंच पर बैठा हुआ है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये बात कि इस समय जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ चल रहा है, जो कल विजय शंखनाद जो कल सभा हुई है उसके तहत इस देश के अंदर सोनी जी इनके मंच पर जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया मैंडेट मिलने वाला है और 400 प्लस सीटों के साथ। ठीक है राजेश जी ठीक है। मोहन काला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रतन मणि जी इंतजार कर रहे हैं, उनका रुख करेंगे जी। देखिए सोनी जी, मेरे पार्टी के प्रवक्ता राजेश जी ने कहा है कि वो हर किसी को उतना ही सम्मान देते हैं। और अगर आप कल मंच पर देख रहे होंगे तो जिन पर 2014 में भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया था देश के प्रधानमंत्री जी ने, और शायद विजय भाई को भी जानकारी होगी, जिनको 35 लीटर का टंकी वाला लुटेरा कहा था विजय बोकुणा जी को, कल भ्रष्टाचारी भी मंच पर थे भैया। जिनको भ्रष्टाचारी बताते थे वो सारे भ्रष्टाचारी कल मंच पर थे मोदी जी के साथ। जिनको उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों का, जिनको भ्रष्टाचारी बताने का काम करते थे, जिन पर केदारनाथ आपदा का पैसा खाने का आरोप लगाते थे, कल वो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मंच पर थे। अब इससे पता चलता है कि सारे अत्याचारी, सारे बलात्कारी, सारे भ्रष्टाचारी आज ठीक है, लेकिन सोचने की जरूरत विपक्ष को भी है मोहन काला जी। ठीक है, आपके जो आरोप हैं इन आरोपों से इत्तेफाक रखते हुए, लेकिन सवाल इस बात का कि मुझे लगता है विपक्ष को भी अभी और तैयारी की जरूरत है, क्योंकि गढ़वाल के जो नेता हैं वो एक एक करके छिटकते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। तो कितनी मजबूती की जरूरत है विपक्ष को, मुझे लगता है इसको लेकर अभी ठोस रणनीति की जरूरत है। और इसको लेकर आगे क्या कुछ तैयारी आपकी, उस पर बात करेंगे। रतन मणि जी का रुख कर लेते हैं। रतन मणि जी, जिस तरीके से क्षेत्रीय मुद्दों पर विपक्ष बात कर रहा है, क्या लगता है इन्हीं मुद्दों के आधार पर जनता का समर्थन मिल पाएगा? आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी रतन मणि जी। जी, मैं देखिए, क्षेत्रीय मुद्दे हमेशा रहते हैं, ऐसे उनका अपना महत्व है, लोगों के जीवन से जुड़े हुए, जिनसे वो रोज उनसे वास्ता होता है, तो वो मुद्दे तो रहते ही हैं, वो प्रभावित करते हैं चुनाव को। लेकिन चूंकि लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव में अब जैसे उसी पर मैं ये कह रहा था कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि बिजली मुफ्त मिलेगी, अरे ये बात तो आपके मुख्यमंत्री भी कह सकते थे। अरे 7 साल से मणि जी की सरकार ये कर देते ना, 7 साल तो में वो ये भी कहते हैं ना रतन मणि जी, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया ना कि मोदी की गारंटी, मतलब उनके द्वारा कही हुई हर बात की गारंटी पूरी होने की गारंटी, इस बात का भी जिक्र करते हैं ना। वो तो हम ये देख रहे हैं, देखो उस पे आप जाएंगे, मैं नहीं कांग्रेस और बीजेपी के इस विवाद में नहीं उलझना मैं चाह रहा हूँ। वो अगर कहेंगे तो अब प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि जब अमृत काल शुरू होगा 15 अगस्त 2022 से सबके पक्के घर हो जाएंगे, सबके शौचालय हो जाएंगे, सबके घर नल हो जाएगा। मैं नहीं जाना चाहता उस बात पे, तो वो भी हमारे सामने हम ये चुनावी लॉलीपॉप है। वो जो हर घर में नल मेरे घर में भी लगा है गांव में, जिसमें आज तक पानी नहीं आया है, वो सब है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि हमारा राज्य, हम ये 24 साल का राज्य हो गया, ये कांग्रेस से बीजेपी का सवाल नहीं है, हम इस राज्य के रहने वाले लोग हैं। हमें कभी ये भी अपने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के भी ये सोचना चाहिए कि हमारा आज जो बच्चा राज्य बनने के बाद पैदा हुआ 24 साल का हो गया है, वो कहीं अगर साक्षात्कार में जा रहा है, कोई जीके का सवाल उसमें आता है, कहता है कि उत्तराखंड का कैपिटल क्या है, क्या कैपिटल है आपके पास? आपके पास 24 साल में एक राजधानी आप नहीं दे पाए हैं। तो हम प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करते थे, वो बहुत कुछ अगर वो कर रहे हैं, चंद्रयान पे भी चले गए, हमें तो राजधानी नहीं मिली भाई। और जिस ऑल वेदर रोड की आप डंका बजा रहे हैं, चल रहे हैं, वो कल ही बंद, ये अभी तो बरसात नहीं हुई, वो कल बद्रीनाथ मार्ग बंद हो गया।
लेकिन रतन मणि जी, मुझे लगता है कैपिटल से ज्यादा और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उत्तराखंड के लिए, और जिसको ध्यान में रखकर बात की जानी चाहिए। मुझे लगता है बहुत जरूरी मुद्दे हैं। उत्तराखंड की जनता को आज किस बात की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, चाहे ऑल वेदर रोड का जिक्र किया जाए, पहाड़ी क्षेत्रों का देख लीजिए, वहां के विकास की अगर बात कर ली जाए, स्मार्ट सिटी के तहत कितना काम किया गया उसको लेकर अगर सवाल उठाए जाए, तो मुझे लगता है आज उत्तराखंड की जनता को असल मायने में क्या चाहिए, और जो चाहिए वो क्या सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। मैं ये आप देखिए ना कि आपका स्मार्ट सिटी तो देहरादून है, कितनी बढ़िया स्मार्ट सिटी हो गई है वो। अरे इस प्रकार की स्मार्ट सिटियां 100 की घोषणा की गई थी लाल किले के 100 स्मार्ट सिटी हम बनाएंगे। कहाँ है वो 100 स्मार्ट सिटी? कहाँ है वो? प्रधानमंत्री ने सारे अपने सांसदों का कभी उन्होंने पूछा नहीं, मुझे लगता भूल गए होंगे कि उन्होंने कहा था कि हर साल वो एक गांव को गोद लेंगे और उसमें हर मूलभूत सुविधाएं करेंगे। तो 5 ही सांसद ज्यादा राज्यसभा का भी है, उनको छोड़ दो, लोकसभा के 5-7 25 गांव दिखा दो जिसमें मूलभूत सुविधाएं हैं। और वो पैसा कहाँ गया उनका? तो प्रधानमंत्री को बड़ी बात करनी चाहिए, मैं ये समझता हूं। और ऐसे राज्य में आप आ रहे हैं जो सीमावर्ती राज्य है, जहां वहां के जो सीमाओं पर जो लोग नहीं है, पलायन हो रहा है। आप फौज से नहीं सुरक्षा करते सीमाओं के, लोग वहां के लोग करते हैं सुरक्षा, वो बताते हैं आपको यहाँ खतरा हो रहा है। और वहां के सीमावर्ती लोगों के लिए आप प्रोत्साहन का कर दे, पिथौरागढ़ में है, माणा में है, इधर उत्तरकाशी उस दूरस्थ एरिया में है कि लोग वहां रहे हैं, वहां रहने के लिए उनको कुछ आप लाभ की योजना करें ताकि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, हमें जानकारी मिलती रहे कहां से घुसपैठ हो रही है, क्या हो रही है। तो ये भी तो सवाल हैं हमारे। ऐसा नहीं है कि हम उन सवालों को नहीं जानते हैं, वो नहीं चाहिए हमको, हमें अपने देश की सुरक्षा भी चाहिए। बिल्कुल। और आप उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने तो 4 साल के कर दिया, क्या लड़ेगा वो 4 साल का जवान? नहीं, 1 साल वो ट्रेनिंग करेगा, 3 साल में देश के लिए मरने जा रहा है वो। इसका जवाब है क्या राजेश मिश्र जी? अग्निवीर योजना का जिक्र, शहीद का दर्जा नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं, इसको लेकर कुछ कहेंगे राजेश जी? ठीक है, इस बात का जवाब ले लेते हैं रतन मणि जी, राजेश जी से जवाब लेते हैं। पार्टी से हटके भी कर लेनी चाहिए, मैं ऐसी कह रहा हूं। ठीक है, राजनीतिक दल से तो ये उम्मीद फिलहाल नहीं की जा सकती रतन मणि जी, राजनीतिक फायदे के लिहाज से वो मुद्दे भुनाएंगे। राजेश जी, इस बात का जवाब दीजिए, इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता का रुख करते हैं मोहन कालाजी का। जी सोनी जी, मैं जब डिबेट्स में बैठता हूं और कोई राजनीतिक विश्लेषक ऐसे बैठे होते तो मैं ये समझ के चलता हूं कि वो दोनों पार्टियों के बारे में आकलन लगा के जिस पार्टी का जब कार्यकाल रहा है उसकी समीक्षा करते हैं और जनता के सामने पेश करते हैं। मैं बड़ा हैरान हूं इस बात को देख के कि इतने वरिष्ठ और अनुभवी साथी हमारे बीच में बैठे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से इतने नाराज और खफा दिख रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं अगर आपकी जरूरत ना, वादे जो किए गए वो असल मायने में रजिस्टर तक ही मेंटेन हो पाए हैं, धरातल पर पूरी तरीके से उतर नहीं पाए। शायद यही वजह है कि ये सवाल आज इन सवालों का सामना करना पड़ रहा है। राजेश जी, मैं आपसे पहले इस मंच से कहता हूं कि मैं बड़ी माफी चाहता हूं कि अगर आपके अनुकूल हम लोग ऐसी बात नहीं है, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप जब लाल किले से बात कहते हैं कि हर गरीब को घर देने की बात करते हैं, हर जगह शौचालय देने की बात करते हैं, हर जगह नल देने की बात करते हैं, बिजली सस्ती की बात करते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप मुझे कोई एक गांव ऐसा बताइए जिस गांव के अंदर शौचालय नहीं दिया गया है। आप मुझे कोई ऐसा गांव बताइए जहां पे नल का नहीं दिया गया। आप मुझे ऐसा गांव बताइए जहां 24 घंटे में से 1 घंटे बिजली नहीं आती है। आप मुझे ऐसा घर बताइए जहां उज्ज्वला योजना के तहत। मेरा घर देख लीजिए भाई, मेरा घर। मेरी बात पूरी करने दीजिए सर, पहले मैं आपकी बात को बड़ी शांति से सुन रहा हूँ। मुझे ऐसे किसान जिनको सम्मान निधि के तहत उनके सम्मान की राशि उनके खाते में ना पहुंच रही हो, मुझे ऐसा कोई वृद्धावस्था के व्यक्ति बताइए जिनको 1000 के बदले 1500 रुपए उनको पेंशन ना मिल रही हो। मुझे ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग बताइए जो प्रत्येक दिन के अंदर हम 37 किलोमीटर के हिसाब से बन रहा है तो नहीं बन रहा। और आज आप अगर देहरादून, अरे राजेश भाई 6 घंटे का सफर आज आपका 3 घंटे में पूरा हो रहा है। आपको इस बात को बोलने से पहले जी आज जब हम आयुष्मान योजना की बात सुन लीजिए राजेश भाई को बताइए कि ये जिस अल्मोड़ा से आते हैं, वहां अल्मोड़ा के 15 गांव के लोगों ने बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है।
निर्वाचन आयोग को नाक के चने चबाने पड़ रहे हैं। उन्होंने बहिष्कार की बात कर दी। मैं अल्मोड़ा, ठीक है, एक मिनट, मोहन काला जी आपका रुख करेंगे, आपका रुख करते हैं। गाँव जो है आदर्श नहीं मिल पाया। राजेश भाई पता नहीं क्या की बात कर रहे हैं। मैंने टीरी लोकसभा की 13 से सटे एरियो के नाम बताए आपको, मिसराज पट्टी, बोन, कैरा और हाथी पाव, वो है जहाँ सड़क नहीं जा पाई। ये हर घर नल और जल की बात कर रहे हैं, जिन पर घोटाला हो गया, जिन पर भ्रष्टाचार हो गया, उन पर बात ही नहीं करते हैं। ये बिजली की बात कर रहे हैं सोनी जी। इनसे पिछले सालों से उत्तराखंड में किसकी सरकार है, क्यों नहीं आपने बिजली फ्री दी? 10 साल से किसकी केंद्र में सरकार है, क्यों नहीं आपने उत्तराखंड को बिजली फ्री दी? मुफ्त बिजली देने का वादा किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिजली फ्री की बात कर रहे हैं और आप मोहन काला जी, ये कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है। तो भैया राजस्थान में भी 450 रुपए की गारंटी दी थी आपने, मिल रहा क्या राजस्थान में? आपने लाडली बहना की भी गारंटी दी थी राजस्थान में, वो लाडली बहना तेलंगाना में ली है। अरे एक लाडली उत्तराखंड की थी अंकिता भंडारी की तो गारंटी ले लो। आपको ठीक है मोहन काला जी, आप ही के भारतीय जनता मोहन काला जी आपका रुख करते हैं, एक मिनट। मोहन काला जी आप सुन पा रहे हैं? जी आपका रुख करते हैं, तब आप बोलिएगा। दरअसल जब रतन मणि जी ने सवाल पूछा तो उसका जवाब देते हुए राजेश जी नजर आ रहे थे कि बताइए ऐसा कौन सा घर है जहां तक नल का नहीं पहुंचा, तो उस पर रतन मणि जी ने बोला था। मुझे लगता है राजेश जी ने सुना नहीं। सोनी जी, मैंने वो आंकड़े दिए हैं जो रिकॉर्ड में मौजूद हैं। हम हवाबाजी नहीं करते और हवाबाजों को इस समय दोबारा इस देश की जनता नहीं चुनने वाली है। 5 सीटों पे इनके जितने भी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो रही है। खासतौर पे तो इनकी कांग्रेस पार्टी एजेंडा है कि ये अपने घर के लोगों को पकड़ के पार्टी के खिलाफ जाके कहते हैं टिकट दो, चुनाव लड़वाओ। हम ऐसी पार्टी का और अपनी पार्टी को इनके सामने जब पेश करते हैं तो यहाँ पे अनुशासन दिखाते हैं। हमारे 2 पूर्व सांसदों को जब उन्हें टिकट नहीं दिया तो विरोध की भाषा नहीं नजर आई, लेकिन इनके यहाँ पे क्यों नहीं टिकट दिया राजेश भाई, ये भी तो बताओ ना, टिकट क्यों नहीं दिया? कारण क्या था टिकट ना देने का? आप ये बताइए कि जब इतने बढ़िया काम दोनों सांसदों ने किए तो आपने निशंक जी का और तीरथ जी का टिकट क्यों काटा? सोनी जी जरा इनसे पूछिए, सोनी जी जरा इनसे पूछिए, जब दोनों सांसदों ने अच्छे काम किए तो उन्होंने टिकट क्यों काटा? नहीं होगा कहने में, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कहने में कि इनके जो कैंडिडेट्स हैं आखिरी मौके में कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। ये हाल हो रहा है कांग्रेस के अंदर। ठीक है, इससे एक सवाल निकल कर सामने आता है। ठीक है, मोहन काला जी का रुख कर लेते हैं क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है। मोहन काला जी का रुख कर लेते हैं। एक मिनट राजेश जी जब आपसे सवाल करें तब आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि जवाब तो आपसे ही लेना है। राजेश जी ठीक है। सवाल मेरा मोहन काला जी से है कि ठीक 19 अप्रैल से मतदान शुरू होगा 5 लोकसभा सीटों पर। अभी अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल को लेकर जो भी प्रत्याशी है, कौन किसको कितनी टक्कर दे रहा है, ये बात की बात है। ये जनता का जो मतदान होगा या जनता का भरोसा किसके साथ जाता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आएगा और स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही निकलकर सामने आ रहा है कि आखिर कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति क्यों मची हुई है। अभी हरक सिंह रावत का भी सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उनकी पुत्र वधु ने पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। 2022 में जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी, अभी जो स्थितियां हैं, गढ़वाल के जो पूर्व विधायक हैं मालचंद, विजयपाल, ये सारे बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या ऐसी स्थितियां हैं या ऐसी क्या नीयत है जिस पर भरोसा नहीं है आपके नेताओं का? देखिए सोनी जी, आपने सवाल का नाम ले लिया। सोनी जी, बहुत सारे नाम है राजेश जी। ठीक है सोनी जी, देखिए आपने जो सवाल किया, मैं उसका जवाब देने से पहले मैं राजेश भाई से पूछना चाहता हूं, और चाहता हूं कि शायद पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता के रूप में आप बैठे हैं। सोनी जी जरा इनसे ईमानदारी से ये पूछ लीजिए कि इन्होंने निशंक जी का टिकट और तीरथ जी का टिकट, जब इतना शानदार काम हुआ है हरिद्वार में और पौड़ी में, ये हमारे तो सवाल का जवाब नहीं है ये इन्होंने टिकट क्यों काटा? ठीक है। दूसरी बात आपने बात ये कही कि कांग्रेस के लोग, देखिए सोनी जी, आज जनता भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रही है, और सवाल कैसा कर रही है कि भैया जिस नेताओं पर आप भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाते थे,
जिन नेताओं के खिलाफ आपने ईडी, सीबीआई, ईडी बैठा रखी थी, जिन नेताओं के परिवार के लोगों को या चेयरमैन को या आपने अध्यक्षों को पद मुक्त कर दिया था आरोप लगाकर, आज जब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं तो भैया वो भ्रष्टाचारी कैसे नहीं रहते, जरा ये बताइए। या तो वो भ्रष्टाचारी नहीं थे या फिर वो जो भ्रष्टाचारी थे तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की अड्डा क्यों बन गई? आज सबसे बड़ा सवाल ये है। रही बात, आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी, अभी आप हरक सिंह जी के विषय पर बात कर रही थी, अभी हरक सिंह जी की जो बात आप बता रही है मुझे आप ही से सुनाई दे रहा है। और अगर वो जाएंगे भी तो कोई पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में कोई पहली बार ऐसा नहीं होगा कि जब हरक सिंह जी अगर दल बदल कर जाएंगे, क्योंकि इतिहास में आप जानकारी करेंगी तो इससे पहले भी और पूरे देश के अंदर सोनी जी, आज आप कांग्रेस के नेताओं के परिप्रेक्ष्य में तो बात कर रही हैं, पर हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद जो है बीजेपी छोड़कर चले जाते हैं, उस पर बात नहीं होगी। आप देखिए कि गुजरात के दो नेता, यहां तक कि उप मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ने से मना कर देते हो, पर उस पर बात नहीं होगी। दिल्ली के अंदर इनके बड़े नेता और गौतम गंभीर भी जो है चुनाव लड़ने से मना कर देते हो, उस पर बात नहीं होगी। राजस्थान की दोसा की सांसद चुनाव लड़ने से मना। अब आप देखिए ना, और ये किस तरीके का माहौल। राजेश जी, आप लोग जिस पर बात करना चाहते हैं बस उसी पर बात करते हैं या फिर जिसे नजरअंदाज करना चाहते हैं उसे आप नजरअंदाज कर देते हैं? मतलब अपने मतलब की ही बात करनी है राजेश जी? उत्तराखंड ऐसा है क्या? जनता पार्टी के चरित्र को समझ चुकी है। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक का रुख कर लेते हैं रतनमणि डोभाल जी का। रतनमणि जी, युवा वोटर्स भी ज्यादा हैं, इनकी भी संख्या बढ़ी हुई है, महिला वोटर्स की भी संख्या बढ़ी हुई है, और जिस तरीके से विपक्ष के जो नेता हैं वो विपक्ष से अलग थलग होते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, इस कसौटी पर कौन खरा उतरेगा? देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तो बहुत जमीनी स्तर पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई हिचक नहीं है इसमें कहने की। हम उसको देख रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा, और पूरे 5 साल क्या वो रोज ही चुनाव लड़ रहे होते हैं, एक दिन भी वो खाली नहीं बैठे हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। उनका संगठनात्मक ढांचा बिल्कुल बहुत दुरुस्त है, उनके पास था पैसा है खर्च करने के लिए। उस मामले में कांग्रेस उनके आसपास नहीं ठहरती है, और कम से कम उत्तराखंड में तो कांग्रेस संगठनात्मक जो स्थिति है, बावजूद कई बार कोशिश भी की गई उसको ठीक करने की, लेकिन लोग कर नहीं पाया, और जिसका नतीजा ये देखने को मिल भी रहा है कि रोज कोई ना कोई अदला बदली हो रही है। तो वो संगठन की कमजोरी के कारण ये सब हो रहा है कि लोगों से उनका लिंक उतना है नहीं मजबूत, लेकिन बीजेपी का है। तो लेकिन मुझे बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं पर तरस आता है कि जो बड़े नेता आ जाते हैं, उसमें जो कल उनके पुतले फूंक रहे थे, नारे लगा रहे थे, और आज उनके नेता कह रहे हैं कि भाई आज इसको माल्यार्पण करो, आज इसका स्वागत करो। हाँ। तो वो आज नहीं बोला है, कभी इसमें बीजेपी में बड़ा विस्फोट होगा जिस ढंग से ये सब ला रहे हैं। एक डस्टबिन बना दिया उसको कचरे का कि तू भी आ जा, वो भी आ जा, ये भी डाल दे, वो भी डाल दे, ये इस तरीके से आपने उसको बना दिया है पार्टी को। हम उस पार्टी को ये कहते थे कि बड़ा अच्छा उनका साफ सुथरा सब काम है, कहाँ रह गया वो बीजेपी? वो साफ सुथरा काम आपने डस्टबिन बना दिया उसको। तो ये, और वो कार्यकर्ताओं से पूछिए, वो उनसे नहीं पूछ रहा कोई जो जमीन पे जो पन्ना प्रमुख है, जो फलाना प्रमुख बना रहा है, वो उसके दिल से पूछो कि वो आप कैसे कैसे लोगों को उन पे थोप रहे हो लाके, जिनको उन्हें सजाना पड़ रहा है, जिनके वो पुतले फूंक रहे थे। और ये कहीं जब ये सत्ता नहीं रहेगी तब देखना क्या भगदड़ मचेगी फिर उसमें। यही वो लोग हैं, अपनी सत्ता है तो वो सत्ता के साथ वो चल रहे हैं। फिर भी इस मामले में कांग्रेस काफी पीछे है संगठनात्मक रूप में, बूथ स्तर पर, और भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर उसका अपना काम पक्का मशीनी रूप से भी, धन बल से भी सब कुछ उनके पास मौजूद है, और कांग्रेस इस मामले में
काफी कमजोर है। बिल्कुल, अगर देखा जाए चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर भी देखा जाए तो उतनी तत्परता या उतनी सक्रियता विपक्षी पार्टियों की तरफ से या बड़े नेताओं की तरफ से सामने नहीं आ रही है। कल जेपी नड्डा भी चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं और चुनावी दौरे में वो चुनावी जनसभा को संबोधित भी करेंगे, साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। तो ये तमाम जो देखा जाए एक रणनीति नजर आ रही है, तो उस रणनीति को जो विपक्ष है क्या मात दे पाएगा? रतनमणि जी। नहीं, अब मैं इस मौके पर तो ये नहीं कहूंगा दे पाएगा नहीं पाएगा। अभी तो लोग लड़ रहे हैं चुनाव, ये तो 4 जून को पता चलेगा कितना दिया कितना नहीं दिया है। ये ठीक नहीं होगा अभी कहना, लेकिन ये है, अभी मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये 400 पार की बात जो कर रहे हैं तो उसमें उत्तराखंड शामिल रहेगा। बिल्कुल, 400 पार का लक्ष्य और इसको लेकर लगातार एक ठोस रणनीति के तहत जो है विपक्ष कहीं ना कहीं अभी भी पीछे है, क्योंकि कई जगह पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके की तैयारी सत्ता पक्ष की नजर आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो पीछे दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब कौन किसको मात दे पाता है, ये 4 जून को ही स्पष्ट हो सकेगा। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।